नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और आज मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के उस बयान पर चर्चा होगी जिसके बाद विपक्ष में एक बड़ा तूफान आ गया है। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 2024 में कांग्रेस की अगुवाई में देश में सरकार बनेगी, लेकिन क्या अन्य विपक्षी दल इस अगुवाई को मानने को तैयार है? राहुल गांधी ने कहा है कि ममता बनर्जी बी टीम बन के काम कर रही है बीजेपी की। ममता बनर्जी और उनके नेता पहले ही से प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी ठोक रहे हैं। वो बार बार दिल्ली आती हैं, दक्षिण भारत में जाती हैं, महाराष्ट्र पहुंचती हैं, अलग अलग पार्टी के नेताओं से मिलती हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार, वही शख्स जो एक बार फिर से लामबंदी कर रहे विपक्षी एकजुटता के लिए। केसीआर, जो राहुल गांधी को स्वीकारने को तैयार नहीं है लेकिन गैर कांग्रेसी विपक्षी एकजुटता की बात करते हैं। ऐसे में सवाल ये कि 2024 में क्या विपक्ष बिना किसी चेहरे के मोदी को चुनौती दे पाएगा? सवाल नंबर 2, क्या विपक्षी एकजुटता ऐसी बने रहेगी ताकि भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी जाए? क्या मोदी वर्सेस ऑल हो पाएगा 2024 में? तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आप लोग हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ अब निजेश अवस्थी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। घनश्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, क्या है दावेदारी, क्या है जवाब, देखिए। Prime Minister Modi and the BJP RSS regime has relentlessly captured and subverted every single institution. It ruthlessly silenced any voice of opposition. भारत अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। नफरत के माहौल में देश के सामाजिक माहौल बिगाड़ दिया है और यही नहीं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे एजेंसीज को चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। कोई काम नहीं करते हैं, हर चीज पर कब्जा किए हुए हैं। यहाँ कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार मित्र उपस्थित हैं, कितनी बड़ी संख्या में है, बेचारे सब रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन होगा क्या? सब पर कब्जा कर लिया है। अरे आप पे एक आध बार आपका छप जाएगा, लेकिन बाकी सब उन्हीं का छपता रहता है और कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। कोई भी काम देश के हित में नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं जाएंगे कुछ से कुछ बोलते हैं। अब समय आ गया है नरेंद्र मोदी की सरकार को जाने का, विदाई होने का। ये पक्का है, ये बिहार का ये आह्वान है, ये महागठबंधन का ऐलान है। 24 के चुनाव में पूरा मजबूती के साथ रिजल्ट देना है और बिहार देश को उस पर असर होना। अगर सोनिया गांधी की पार्टी को जनता वोट नहीं देती तो चुनाव आयोग गड़बड़ है। अगर उनको मीडिया कवरेज नहीं देता तो मीडिया गड़बड़ है। अगर कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी तो कई बार उनके पुत्र कोर्ट पर भी नाराजगी प्रकट करते हैं। तो आज उनके भाषण में कभी अपने अंदर झांक कर देखने की कोई ईमानदार कोशिश दिखाई नहीं पड़ी कि कांग्रेस पार्टी आज यहां कैसे पहुंच गई। तो किसकी दावेदारी में कितना दम? पहला सवाल गौरव भाटिया जी आपसे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कांग्रेस की अगुवाई में 24 की सरकार बनेगी और देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस दूरबीन से भी नजर नहीं आएगी 24 में। कैसे, किस दम पर? देखिए, सबसे पहले तो एक बात कहूंगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए अगर कहेंगे कि कब्र खुदेगी तो कब्र किसकी खोदेगी जनता, ये 2024 में पता चल जाएगा। दूसरी बात, एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, अकेले कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले सके। कभी बड़ी पार्टी होती थी अंजना जी, कहते थे तुम्हें 5 सीटें दूंगा, तुम्हें 10 दूंगा, साथ आना है आओ वरना जाओ। अब कहते हैं भगवान के नाम पे 5 सीटें दे दो वरना काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में यही हुआ था, उत्तर प्रदेश में यही हुआ था। दूसरा प्रश्न जनता पूछ रही है, एक तरफ हिमालय पर्वत की तरह ऊंची शख्सियत वाले नरेंद्र मोदी जी, विश्व में डंका बज रहा है। नरेंद्र मोदी जी का नहीं, केवल भारत का डंका बज रहा है। दूसरी तरफ मारियाना ट्रेंच गड्ढा
पूरी पृथ्वी में सबसे बड़ा जो गड्ढा है सबसे नीचे वो मारियाना ट्रेंच है, वो है। इनका लीडर कौन है? मंडे को शरद पवार, ट्यूसडे को ममता बनर्जी, वेंसडे को अखिलेश यादव, थर्सडे को उद्धव ठाकरे, फ्राइडे को केसीआर और संडे को कोई काम नहीं होता है, राहुल गांधी। तीसरी बात, मुद्दों की बात करेंगे। मुद्दा तो यह है जो कभी नहीं हुआ, वो मोदी जी ने करके दिखाया। मोदी है तो मुमकिन है। अनुच्छेद 370 चाचा नेहरू घिसते रहे, घिस नहीं पाए। नरेंद्र मोदी जी आए, हटा के दिखा दिया। कश्मीर अखंड जो है आज हिस्सा है भारत का। राम मंदिर, ओ राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। नहीं, राम मंदिर भी बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और तुमको भी बुलाएंगे। तीसरा, सीएए। अभी तक मनमोहन सिंह जी कहते थे इस देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का है। मोदी जी आए, तस्वीर बदल दी। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये मुद्दों पे हमसे लड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, डबल डिजिट आ जाए ना, बहुत बड़ी बात है। इतने अंडे लाए हैं, फिर से कहूंगा, पोल्ट्री फार्म खोले, ऑमलेट बनाए, काम चल जाएगा। सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए। देखिए, बहुत मुश्किल चुनौती है। वो कह रहे हैं कि डबल डिजिट में आप नहीं पहुंच पाएंगे, और आप लोग दम भरते हैं कि पूरे देश में अब एक ही नाम है, राहुल गांधी। अंजना जी, बड़ा मजा आ रहा है मेरे को, और बच्चों को भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि नीचे से लेकर के और ऊपर तक मुद्दों पे बात नहीं हो रही, मस्खरी हो रही। देश को मस्खरों से चलाया जा रहा है। कहते हैं ना कि आप हुकूमतों में ये गीत दोहराया जाएगा, जुल्म देखा जिसने देखा, जुल्म होता जिसने देखा, मार डाला जाएगा। तो आज की डेट में मुद्दों पर बात गौरव जी नहीं करेंगे। अपने 9 साल के शासन में 10 करोड़ रोजगार देने थे, उस पर बात नहीं करेंगे। अपने शासन में इनको महंगाई खत्म करनी थी, उस पर बात नहीं करेंगे। डॉलर को 40 रुपए में लाना था, उस पर बात नहीं करेंगे। पेट्रोल को 30 रुपए में लाना था, उस पर बात नहीं करेंगे। जीएसटी की सारी समस्याएं इनको खत्म करनी थी, उस पर बात नहीं करेंगे। चीन को इनको लाल लाल आंखें दिखानी थी, चाय नहीं पिलानी थी, उस पर बात नहीं करेंगे। बात ये किस पर करेंगे कि साहब यशस्वी ये वो, अरे प्रधानमंत्री का पद तो है यशस्वी पद, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं। तो हम तो देश में मस्खरीपन से चुनाव नहीं चलाएंगे, हम तो देश के रियल मुद्दों पर बात करेंगे। यहां जितने बच्चे बैठे हुए हैं आपके साथ में, हम इनकी नौकरी की बात करेंगे। कल हमारा जो प्रिलिमिनरी सेशन है वो रोजगार पर है, महंगाई पर है। कल हम ये आपको बताएंगे आकर के कि किस तरीके से हम युवाओं को रोजगार देने की बात करेंगे। युवाओं को रोजगार छीनने की बात नहीं करेंगे। हम किसी तरीके से महंगाई को कम करने की बात करेंगे। किस तरीके से देश के विकास में युवाओं का सहयोग लेंगे हम, किस तरीके से हम लोगों में ये विश्वास दिलाएंगे कि हां, हमारा युवा जो है हमारी शक्ति है, और उससे हम और कोई काम न करवा करके उनको देश में, उसके देश के उत्थान के लिए रोजगार की बात करेंगे। बात ये लोग करते हैं आकर के, अभी गौरव जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे भाई, डॉलर हो गया क्या 40 रुपए में? कोई बता दे। महंगाई खत्म हो गई क्या? अब की बार महंगाई पर ये वार, फलाने की सरकार। देखिए, 2024 का चुनाव नेता पर नहीं, नियत पर होगा। चुनाव बिल्कुल पूरी तरीके से प्रेसिडेंशियल फॉर्म पर नहीं होगा, संसदीय प्रणाली पर होगा। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि पोरबंदर से लेकर के अगरतला तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी से सामने हेड टू कोलिजन कांग्रेस का है। सार्वदेशिक पार्टी है। बाकी सारे के सारे जितने क्षेत्रीय दल हैं उनका पूरा सम्मान है। अपनी अपनी जगहों पर उनकी बहुत ज्यादा ताकत है, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। कांग्रेस की अगुवाई का मतलब सीधा सा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से लेकर अगरतला तक हम सार्वदेशिक रूप से लड़ रहे हैं। बाकी सब जगहों पर सबके पास प्रधानमंत्री पद के अच्छे उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी के जब पास, आप बोल रहे हैं ना सर, तो हम वही दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। बीजेपी तो छोड़िए, क्षेत्रीय दल भी आपको सबसे बड़ी पार्टी आपकी अगुवाई में लड़ने को तैयार नहीं है, और आप कह रहे हैं हमारी अगुवाई में सरकार। ये बोलने की क्या जरूरत है? सब अपना अपना लड़ते, बाद में देखिए कि क्या पोस्ट पोल अलायंस मुझे नहीं पता, या होगी कोई अलायंस। मैं आपसे बिल्कुल अलायंस होगा, चाहे प्री पोल अलायंस हो चाहे पोस्ट पोल अलायंस हो, अलायंस होगा। मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं, आज की डेट में महंगाई से सिर्फ कांग्रेस परेशान नहीं है, महंगाई से जनता परेशान है। जनता के नेतृत्व में सारे राजनीतिक दलों को अलायंस करना पड़ेगा। एक एक जवाब इन दोनों से, फिर आपके पास मेरा सवाल ये है, वो खुद ही कह दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि कांग्रेस की अगुवाई में
तो वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई कि वो अकेले अपने दम पर बीजेपी को हराएंगे। लेकिन वो बात कर रहे हैं कि कैसे विपक्ष 2004 में क्या हुआ था, 2004 में क्या हुआ था, कौन चेहरा था? अंजना जी, चेहरे की बात तो है नहीं, अब तो है ना बीजेपी चेहरा। की सरकार को उखाड़ फेंका था विपक्ष ने। अब तो है ना चेहरा, तब चेहरा नहीं था इसलिए जीत गई। इस बार राहुल गांधी चेहरा इसलिए कह रहे हैं कि हमारी अगुवाई में नहीं बनेगी, इसलिए चेहरा है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम नहीं बना पाएंगे अकेले। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। बात बड़ी साफ सी है अंजना जी कि एक कांग्रेस बड़े साफ उसमें कह रही है कि हम अकेले तो बना नहीं सकते, एक बात। दूसरी बात, ये जो संयुक्त मोर्चा, विपक्षी एकता की बात कही आ रही है ना, ये कोई पहली बार नहीं है, लगातार आप सुनते रहे होंगे। एक बार कर्नाटक में वो हुआ था शपथ ग्रहण समारोह, वो तमाम लोग जो आज भी साथ नहीं है, वो सब जाकर हाथ मिला के खड़े हो गए थे। सीपीएम भी थी, ममता बनर्जी भी थी, आम आदमी पार्टी भी थी वहां पर, मायावती भी थी, जो साथ में नहीं है। ये विपक्षी एकता की जो हवा है ना, ये सिर्फ मीडिया और वहां रहती है। वापस क्या वाकई जनता के बीच में है क्या आप मॉर्निंग कंसल्टेंसी हो या कोई भी, आप कहेंगे कि फिर आप देश के उस पर आ गए, क्या भारत में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हुई है? नहीं हुई। कोई ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में नरेंद्र मोदी से जनता गुस्सा में हो? किसी सर्वे में नहीं दिखाई देता। सर्वश्रेष्ठ काम किया, संतुष्ट है, अच्छा काम किया, यही आता। आज तक के सर्वे की बात बता रहा हूं, अब तक की सर्वे की। अगर ऐसी बात है तो किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि सब लोग मिलकर के 2024 में कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बना लेंगे? ये कांग्रेस वाले कहते हैं, बाकी भी पीआरएस कहता हमारी अगुवाई में बनेगी, शरद पवार कहता हमारी अगुवाई में बनेगी, ममता बनर्जी के बारे में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा उससे बड़ी तो कोई विश्व में नेता नहीं है। तो ये बात बड़ी साफ सी है, ये विपक्षी एकता वास्तव में नहीं है। इन्होंने कहा ठीक है, विपक्षी एकता और उसमें समाजवादी पार्टी का एक अहम किरदार है। यूपी में एक बार दोनों ने हाथ मिलाया था, लेकिन मामला बना नहीं, जनता ने स्वीकारा नहीं। तो पोस्ट पोल अलायंस की सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे मोदी को हराएंगे? राफेल 2019 में सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष ने बनाया था, उसके बावजूद प्रचंड जीत मिली। एक बार फिर से अडानी के मुद्दे पर घेर रहे हैं, क्या मोदी को सीधा घेरना उल्टा पड़ता है? दोनों प्रश्नों पर आपका जवाब। नमस्कार अंजना जी, आपको यहाँ सभी जो युवा बैठे हैं उनको, दर्शकों को, देखिए 3 बातें बेहद अहम हैं। पहले तो 2004 में अटल अडवाणी युग का समापन हुआ था, क्योंकि इंडिया शाइनिंग कैंपेन फेल हो गया था। इंडिया चमक नहीं रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती थी इंडिया चमक रहा है। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो इंडिया शाइनिंग का फॉर्मूला बदल दिया गया। अब पीएम शाइनिंग का फॉर्मूला लाया गया। पीएम शाइनिंग का फॉर्मूला है कि आपके हर जन्म पत्र से लेकर के घर के हर पत्र के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर होगी। पेट्रोल के दाम वादा किया 30 रुपए में हो, 100 रुपए में हो जाए, लेकिन पेट्रोल पंप पे नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर होगी। आप पढ़े लिखे, रोजगार मिले ना मिले, लेकिन आपके हर प्रमाण पत्र पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर होगी। ये पीएम शाइनिंग का फॉर्मूला है। मैं आपके मन से ये कहना चाहता हूं कि देश ऐलान कर रहा है कि 2024 में नरेंद्र अडानी युग का समापन होगा। उसका पॉलिटिकल कैपिटल समाप्त हो गया है। पॉलिटिकल कैपिटल क्यों कह रहा हूं? यहां पर बहुत सारे युवा हैं 24 वर्ष के उम्र के आसपास के। इंडिया टुडे का सर्वे कहता है, इस बार का इंडिया टुडे लेख देखिए आप लोग, तो कहता है कि 18 से 24 वर्ष की इस देश में आधे युवा बेरोजगार हैं। यहां पर आप हाथ खड़ा कीजिए अगर एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसने मुद्रा लोन के लिए अप्लाई किया हो या मुद्रा लोन मिला हो, क्योंकि यह सरकार कहती है कि इस देश में हर 3 में से 1 परिवार को मुद्रा लोन मिला है और हर साल एक नए परिवार को मुद्रा लोन मिल जाता है। ये कहते हैं आप सब लोग रोजगार नहीं चाहते, आप लोग वो मुद्रा लोन इस्तेमाल करके स्वरोजगार चाहते हैं। यहां एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कहे मेरे परिवार को मुद्रा लोन मिला है। आप जैसे आधे युवा बेरोजगार हैं और ये लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। महंगाई की बात आप देखिए, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनको जो पेंशन मिलती थी वो उनको खटकती है। उनको जो सेविंग्स हैं उससे जो उनको ऋण मिलता था, जो इंटरेस्ट मिलता था, वो इनको खटकता है। इनको खटकता क्या नहीं है? जो मैं कहता हूं नरेंद्र अडानी युग का समापन। ये अखबार है, अखबार कहता है कि पिछले 21 सेशंस में 12 लाख करोड़ का अडानी जी का संपत्ति वाइप आउट हुआ है। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के साथ ओथ लेने आते हैं 2014 में, उस समय उनकी संपत्ति 47,000 करोड़ है। ये संसद में दिए हुए भाषण का अंश है। 2023 में जनवरी में उनकी संपत्ति 12 लाख 11 लाख करोड़ हो जाती है, बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब भाषण दे रहे होते हैं, पूरे संसद में अडानी अडानी गूंज रहा है, प्रधानमंत्री जी एक चू नहीं बोलते। ठीक है, एक हफ्ते तक भारतीय जनता पार्टी एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे, इधर काउंटर क्वेश्चन, महंगाई, बेरोजगारी, अडानी, 3 बड़े मुद्दे आपके समझ में आ गए। फिर रामचरितमानस को आपके नेता क्यों मुद्दा बना रहे हैं? इस देश क्यों में बना रहे हैं? इस देश में जब से धर्म की राजनीति की बुनियाद पड़ी है, कांग्रेस असहज होती है, कांग्रेस नहीं चाहती है ऐसे आप मुद्दा, अपर कास्ट वोटर उनका है। बिल्कुल साफ जवाब दे रहा हूं, साफ गोई से। मैं इनकी तरफ भागूंगा नहीं।
इस देश में मुद्दा अच्छे दिन था, उन्होंने उसे पलट करके प्रतिदिन हिंदू मुसलमान टीवी पे बहस करा करके रामचरितमानस आपके नेता लाए। मैं उसी पे आ रहा हूं। एक वाक्य और दीजिए। हमारी पार्टी ने जातीय जनगणना को मुद्दा बनाया है। इस देश में सरकार कहती है हर चीज के लिए आंकड़े दिए जाएंगे, तो क्या जातियों के आधार पर किसको कितनी हिस्सेदारी मिल रही है उसके आंकड़े सरकार नहीं देगी? रामचरितमानस इसमें आता है। हमारा मुद्दा रामचरितमानस जातीय जनगणना। मैंने अपना मुद्दा बता दिया। अगर आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कौन है, इस पे बहस करनी चाहिए, बहस कराइए, लेकिन हमने बता दिया हमारी पार्टी का मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई और ये जो अडानी घोटाला हुआ ये हमारी पार्टी का मुद्दा है। इस सरकार को अडानी घोटाले पे जवाब देना पड़ेगा। आज का अखबार कहता है कि LIC ने अडानी में जितना निवेश किया था, वो निवेश जितना मूल था वो भी कम हो गया है, लेकिन सरकार ठीक है, आपके खाने के और दिखाने के दांत अलग रहेंगे। रामचरितमानस नीचे सुलगाएंगे और ऊपर सामने आकर महंगाई बेरोजगारी बताएंगे। और देश में खूंखार प्रजाति को जन्म दिया जो किसी को भी लिंच कर देती है। सबका साथ सबका विश्वास कहा और उनके कार्यकर्ता जितने भी आरोप लगाए जवाब घायल युवाओं को लेकर घूमते रहे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। ये अंदर की भड़ास निकल जाने दी। बोलिए। होता क्या है कि अभी तो 1 साल भी नहीं बीता, उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा आ गए। एक मुंगेरी लाल भी हैं भारतीय राजनीति में, वो कह रहे थे 300 सीटों से मेरी कम नहीं आएंगी, और शेरवानी पहन के अभी आए थे। अरे शेर नहीं बनते हैं शेरवानी पहनने से, 300 सीटें नहीं आई अंजना जी। और आपने कहा कि दिखाने के दांत और हैं और खाने के और हैं, नहीं, इनके पास दांत ही नहीं है, लेकिन राजनीति का अखरोट इनको तोड़ना है बिना दांतों के। अब मैं मुद्दों की बात करता हूं, इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले पेट्रोल के दाम बोले, मैं सवाल पूछूंगा, आप पूछ लीजिएगा जब इनकी बारी आएगी। वादा किया हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल के दाम जो है वो हम कम करेंगे, वैट 3 रुपए डीजल पे बढ़ा दिया। अच्छा, ऐसे महंगाई कम हो रही है। और सबसे महंगा पेट्रोल कहां है? राजस्थान, श्री गंगानगर। दूसरी बात, इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की करी, बेरोजगारी की। पहले अपना आंकड़ा देता हूं, जब हम 36 करोड़ मुद्रा योजना के लोन देते हैं, स्वरोजगार के अवसर देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कमाई कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी गांधी परिवार की तरह नहीं। मुद्दा की 3 लोग एक परिवार के भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा। और इनकी मैं बेरोजगारी बता दूं, राजस्थान में बड़े प्रदेशों में सबसे ज्यादा 30%, झारखंड में 14 से 15%, और उत्तर प्रदेश में 4%, गुजरात में 2%, मध्य प्रदेश में 3-3.5%, और ऐसे ही सारे स्टेट गिनवा सकता हूं। दूसरा मुद्दा हो गया। तीसरा, इन्होंने कहा महंगाई, इन्फ्लेशन। निकालिएगा रिकॉर्ड, 2004 से लेकर 2014 तक महंगाई की दर डबल डिजिट तक पहुंच जाती थी और 11, 12, 13% रही। कोविड के संकट से पहले के देख लीजिए कितने आंकड़े, 3-3.5%, और ग्रोथ रेट ज्यादा, मतलब कंट्री की पॉजिटिव ग्रोथ थी। और अभी कोविड के संकट में भी 6.5% और 7%। तो कहां 13-14%, कहां 6.5%। चौथा, मैं इतना ही कहूंगा, देखिए भारत तोड़ो यात्रा में, अंजना जी आपको याद होगा, भारत तोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव को बुलाया था ना, पता नहीं बुलाया होगा, लेकिन गए नहीं थे। और अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं दिया। ये क्या दर्शाता है? अरे ये लोग सिर्फ सत्ता के सुख को भोगने आना चाहते हैं। उनका जो वोटर है वो कोई एजेंडा आपकी सेवा करना। 12 करोड़ लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, पिछली बार भी दिया 19 में, और आप कह रहे हैं दूरबीन से नहीं दिखेगी, कैसे? वो कहां चले जाएंगे? भारतीय लोकतंत्र में जो प्रणाली है, वोट से कोई सीटें आ रही हैं, वोट से आ रही है, सीटों से सरकार बन रही है। बताइए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बता दूं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी में आप देखिए कैसे कैसे भारत तोड़ो यात्रा आगे बढ़ती रही। 8 एमएलए गोवा के चले गए, गुलाम नबी आजाद चले गए, उत्तर प्रदेश में जिस दिन यात्रा पहुंची लीडर छोड़ के चले गए। आपने वोट परसेंटेज पे कहा हिमाचल में क्या हुआ था, तब आप हमें समझा रहे थे ना कि हमें 1% वोट कम मिला है। एक बात बोलूंगा, समझा रहे थे ना, वोट परसेंट मैटर करता है, क्यों नहीं करता? इतने सारे लोग वोट करते हैं उनको कंटिन्यूअसली, 18% के आसपास। बिल्कुल मैटर इसलिए नहीं करता, मैं आपको बताता हूं। भारत के संविधान के तहत जिस भी दल की मेजॉरिटी सीट्स होंगी, चाहे गठबंधन, सबको पता है। तो फिर आप बात लोकप्रियता, क्योंकि हिमाचल में आप हमें समझा रहे थे कि हमें इतनी बड़ी हार नहीं मिली, बस 1% वोट कम मिला है। हार तो हार है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का बयान बता दीजिए जिसने कहा हो ईवीएम खराब है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेईमान है। आपके शो पे बैठे हुए हमने कहा नर्मस्तक होके जनता ने अगर हमें बाहर रखा है तो हम उसका सम्मान करते हैं। ईवीएम खराब हो गई ये नहीं कहते हम, ये फर्क है। एक वाक्य का सवाल है। इन्होंने कहा, आप सबने सुना कि 36 करोड़ युवाओं को मुद्रा लोन मिला था। 36 करोड़ 2011 का कहा मैंने 36 करोड़ मुद्रा योजना के लोन दिए गए महिला, ठीक है, और युवा, ठीक है, सुन लीजिए 36 करोड़ लोन दिए गए। 2011 का सेंसस कहता है कि हमारे देश में 15 वर्ष से 35 वर्ष की उम्र के लगभग 40-42 करोड़ लोग हैं। 36 करोड़ लोगों को इन्होंने लोन दिया, आपने सुना है। हाथ खड़ा कीजिए कितने लोगों को यहाँ पे लोन मिला है, आपके परिवार में मिला है। दूसरी बात छोड़िए और गांव में जाइए, देखिए किससे मिला है। देखिए आजम खान की भैंसें ढूंढ रही है, क्या दे रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे कोई सर्वे है, आप बताइए क्या 36 करोड़ कह रहे, यहाँ पे हाथ उठाइए युवा, बैकग्राउंड बताइए। बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। दूसरा इन्होंने कहा, दूसरा इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 4% बेरोजगारी है। इसका मतलब आप हम सब उत्तर प्रदेश में इस समय, इसका मतलब कि हर 25 में से सिर्फ एक युवा बेरोजगार है। आप अगर इसे मानते हैं तो हाथ खड़ा कीजिए। क्या आपके आसपास 25 में से केवल एक युवा बेरोजगार है? सरकार सरेआम आपको ऐसे धोखा देगी। और ये क्या भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं? आप अंधभक्त नहीं हैं। आप लोगों के लेंगे, हाथ उठाइएगा। आपको इस धोखे को पर्दाफाश करना पड़ेगा, ताली बजाने से नहीं चलेगा। इस धोखे का पर्दाफाश करना पड़ेगा, क्योंकि मजाक आपका उड़ाया जा रहा है। हिमाचल में जब वो कह रहे थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो आप मुस्कुरा रहे थे। ये चुटकुला तो सर जोक तो हिमाचल वाले लोगों पर है ना, जिन्होंने वोट किया आपके लिए। जाते ही आपने वैट बढ़ा दिया अंजना जी, और कह रहे थे कि हम तो महंगाई दूर करेंगे। अंजना जी, मैं आप मीडिया के साथियों पर एक छोटा सा मतलब एक शेर कह दूं, अगर आप इजाजत दे तो। कहते हैं ना कि दामन पे कोई छीटा ना, खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो। आप लोग अच्छे लोग हैं। मैं छोटी सी बात पूछता हूं कि बिल्कुल वहां पर 3 रुपए बढ़े हैं, हम इस बात से वो स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या तो फिर इतना शेरो शायरी काहे को कर रहे हैं? सुनिए तो यही तो बात है अंजना जी। जब मान ही लिए कि हम लोगों जब कसूर मान ही लिए तो शेरो शायरी काहे को सुना रहे ये देखिए बड़ा मसला है, मिलके मत खेलिए। हम आपसे 2-3 चीजें खाली कहना चाह रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई राजकीय समस्या है, राष्ट्रीय समस्या है। यहां पर ये बच्चे सारे के सारे पढ़े लिखे बैठे हैं। कोई मुझे बता दे कि बेरोजगारी राजकीय समस्या है, यानी राज्य की समस्या है, राष्ट्रीय समस्या है। एक बात। यहां कितने बच्चों को रोजगार मिला है, दूसरी बात। जैसे भी घनश्याम ने कहा कितने बच्चों के परिवारों को मुद्रा लोन मिला है, तीसरी बात। और चौथी बात कहते हैं ना कि आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पार्टी है। जब इन्हें, आपने अभी जो सवाल पूछा था कि जब इन्हें सुविधा होती है तब कहते हैं कि साहब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन है, मोदी जी के सामने कौन। और जब इन्हें सुविधा होती है तो कहते हैं कि वो वोट तो 12 करोड़ मिलने ही थे जब आप जैसा प्रस्तुत ये पूछता अच्छा, है। सुना था आपने? जी बिल्कुल सुना था। हाँ, मैं तो आपके, फिर मैं आपसे बताऊं, मैं तो वही कह रही हूँ कि शेरो शायरी नहीं करते आप, अगर सब सुनते तो। हाँ, अरे मैं आपसे कह रहा हूं, मैं सब सुन रहा हूं। मेरे ख्याल से अगर आप शेर इसको आप समझेंगे तो आप अप्रिशिएट करेंगे। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, आप अप्रिशिएट करेंगे। एक बार आप उसको एक निर्मल मन से सुनिए तो। तो तीसरी बात मैं आपसे बताऊं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन नहीं है देश में। देश में हम लोग 12 करोड़ वोट पाए हैं, बीजेपी 22 करोड़ वोट पाई है। निश्चित तौर पर यह बात सच है, बीजेपी बड़ी पार्टी है। इसी के लिए हम आज की डेट में आंकड़ों की जादूगरी से हट करके हम मुद्दों की बात करते हैं। आंकड़ों की जादूगरी तो बहुत स्पष्ट है, कहते हैं ना तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। आंकड़ों में तो इन्होंने कहा था किसान की आय दुगनी कर देंगे। आंकड़ों तो इन्होंने कहा था सारे हर गरीब को हम छत दे देंगे। दे दी क्या? किसान की आय दुगनी हो गई, किसान का खर्च जरूर 2.5 से 3 गुना हो गया। आंकड़ों में तो इन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिए क्या? ये कहना चाहता हूं किसानों पे बीकानेर लैंड स्कैम हुआ। लैंड जो है किसानों का, एग्रीकल्चर और लैंड स्टेट सब्जेक्ट है। अशोक गहलोत ने उनको शरण दे रखी है और हाईकोर्ट ने रिजेक्ट करा उनका क्वेश्चन। दूसरी बात, शांत हो जाइए आप, शांत हो जाइए। आपको जवाब ले लूंगी मैं। वसुंधरा की सरकार इतना गुस्सा ठीक नहीं, गुस्सा नहीं, पूरा कर लें दीजिए, मैं जवाब लूंगी ना। ठीक है, बीच में फिर तो इसी में पूरा उलझ जाएंगे। बिल्कुल। रॉबर्ट वाड्रा पे ही 1 घंटे का शो हो जाएगा। प्लीज पूरी कीजिए अपनी बात। दूसरा क्योंकि पूरा करने दीजिए, आप जवाब दे दीजिए किसान का। प्लीज सर। हाँ, दूसरा
आप इनका मैनिफेस्टो उठाइएगा, राजस्थान के चुनाव का, किसानों की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कर्जा माफी और किसानों के खिलाफ वारंट निकाल दिए और कुर्की करा दी उनकी जमीन। और हमने क्या किया मैं बताऊं, 2,10,000 करोड़ रुपया किसानों के, 11 करोड़ किसान लाभान्वित हुए, सीधा उनके अकाउंट में दिए। 1 रुपए की हेरा फेरी नहीं होती, जैसे राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया भेजता हूं पहुंचता 15 पैसे, 85 पैसे घूम के जो है गांधी परिवार की तिजोरी में आ जाता है। यह फर्क है। दूसरी बात गठबंधन की हो रही है, मैं आपको बताता हूं। बिना विचारधारा मिले क्या गठबंधन होता है? पश्चिम बंगाल गए थे, किससे गठबंधन किया था? लेफ्ट से। लेफ्ट जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहते मार देता है, और फुरफुरा शरीफ अब्बासी सीटें कितनी आई मालूम है? अंडा ऑमलेट बनाया वहां पे भी। उसके बाद सुनिए एक और, असम में हमारी सरकार बनी, जनता ने आशीर्वाद दिया है। इनका गठबंधन था AIUDF से, ठीक है। क्या हुआ वहां पे? हार गए चुनाव और अब अलग अलग हो गए। उत्तर प्रदेश में टूटी हुई साइकिल पे खूनी पंजा आके बैठता है और उसके बाद जनता इनको सबक सिखाती है। 7 सीटें आती है, उनकी आई 52। जोकर कहां है सबको पता है, इसलिए ज्यादा बोलूंगा ना। कितने राज्य हारे वो याद है आपको? हाँ आप बताइए, आप बताइए। आप बताइए। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आपने वहां पर कोई ना कोई रास्ते से वापस आ गए सरकार में। कर्नाटक, सुनिए, सबके सब गए आपके हाथ से। मैं बता रहा हूं आपको। हाँ। गुजरात इतिहास रचा। उत्तर प्रदेश 30 साल में कभी सरकार दोबारा नहीं आई। उत्तराखंड में जब से प्रदेश बनाया दोबारा सरकार नहीं आई किसी की, हमारी आई। नरेंद्र मोदी जी 14 में आए, 19 में आए, 24 में आएंगे, 29 में आएंगे। रोक सको तो रोक लो बस। अगर सवाल आपसे हुआ उसी में जोड़ लीजिएगा। मेरा सवाल सुरेंद्र जी से है। 1994 के बाद शायद कांग्रेस पूर्ण समर्थन के साथ सरकार नहीं, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार नहीं बनाई है, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष के न गोल बंद करके आप 100 सीट के अंदर आप बीजेपी को निपट लेंगे? सर, जातीय जनगणना में दिक्कत क्या है? विपक्ष मांग कर रहा है तो ठीक है, एक साथ जवाब लेंगे। हाँ, सर, मेरा सवाल आपसे है कि आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए करा वो करा। वहां तो अमेठी में गांधी परिवार ने किसानों की जमीन हड़प कर वहां गेस्ट हाउस बना लिया। 632 रुपए किराया दे रहे थे किसानों को, अब वो खत्म हुआ है। और आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, अब आप ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कितना काला धन खर्च कर दिया। और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं आप, तो बेरोजगारी अब काम दाम कुछ है नहीं। अब राहुल गांधी खुद बेरोजगार है, तो उनको लग रहा है कि सभी बेरोजगार हैं। फिल्म सिटी कब बंद करते हैं होगा? क्योंकि हम सारे फिल्म मेकिंग की स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। हमको उत्तर प्रदेश में ही रहकर फिल्में बनाए और सबसे अच्छी फिल्में बनाए, हॉलीवुड से भी ऊपर जाना है हमको। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इंडिया रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल है। कभी आप कहते हैं कि कांग्रेस अकेले सक्षम है जीतने के लिए, कभी आप बोलते हैं कि हमें अलायंस की जरूरत है, तो अकेले मतलब कांग्रेस खुद ही इतना कंफ्यूज क्यों है अपने मुद्दों को लेकर? आपका बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो रहा है क्या? है आपका 2024 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा ड्रॉबैक कहला सकते हैं? कहला सकता है ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। जल्दी पूछो। मेरा प्रश्न यह है कि भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और जहां तक कन्याकुमारी से लेके और वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने किया, भारत तो कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक किया। तो क्या लगता है आपको उन्होंने पूरा होमवर्क किया है? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा, भारत तो पूरा भारत है। अच्छा। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जैसे कहा कि 25 में से 1% लोग जो बेरोजगार हैं, तो सर जैसे हम बाहर देखते हैं कि इतने लोग वर्क करके आ रहे हैं, बाहर से काम कर रहे हैं, तो सर बेरोजगारी कहाँ से आई? सर, मेरा सवाल गौरव भाटिया सर से है कि 2024 की पूरी तैयारी हो गई है। इनका कहना है कि 2024 में बीजेपी आएगी, लेकिन फिर जो नेहा राठौड़ ने सवाल उठाए उसको आखिरकार नोटिस देकर बंद करने की क्या जरूरत है? मैम, मेरा सवाल सुरेंद्र जी से है कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, जहाँ पे आपकी सरकार है आप वहाँ पे कुछ क्यों नहीं करते? चलिए ठीक है। राहुल गांधी पर प्रश्न, भारत जोड़ो यात्रा पर प्रश्न, कांग्रेस की सक्षम है नहीं है, सब पर प्रश्न जवाब दीजिए। सबसे पहले तो जो सबसे अच्छी बात इन्होंने कही, कम से कम आज मेरे को अच्छा लग रहा है कि सवाल कांग्रेस से है, तो इसका मतलब विश्वास भी कांग्रेस है। ठीक? तो सवाल अगर ज्यादा है, अब आपको 3-4 चीजें मैं साफ बताता हूं। पहली बात जो आपने कही, एक बच्चे ने कहा कि भाई यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा पोरबंदर से लेकर के अगरतला तक क्यों नहीं हुई? तो मेरे दोस्त जल्दी ही होगी, और अप्रैल के बाद हम लोग इसका भी आपको निर्णय कर देंगे, बता देंगे। तीसरी बात, आपने भारत जोड़ो की बात करी कि भारत जुड़ा हुआ है, तो भारत को भौगोलिक रूप से दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो तोड़ सके। जो तोड़ने की कोशिश करेगा हम उसको जान से मार डालेंगे। बहुत साफ सी बात है। जान से मार डालेंगे? हाँ बिल्कुल।
जो भारत को तोड़ने की बात करेगा भौगोलिक रूप। भारत आज की डेट में सांप्रदायिक रूप से, भारत आज की डेट में आर्थिक रूप से, भारत आज की डेट में बेरोजगारी के रूप में जिस तरीके की जो परिस्थितियां चल रही हैं देश में, जब हम विमर्श करते हैं महंगाई का, विमर्श करते हैं बेरोजगारी का, तब हमको हिंदू मुसलमान दिखा दिया जाता है। इस चीज के लिए आजकल तो वो दिखा रहे हैं रामचरितमानस। इस चीज के लिए मैंने ये आपके एक और साथी आरजेडी वाले दिखा रहे हैं। 8 साल तक आजकल तो ये भागते रहते हैं। 8 साल तक मीडिया ने प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम बहस दिखाया, प्रतिदिन। और एक एजेंडा की तरह ये मत कहिए कि हर बात इसका जवाब ये नहीं होता है। 8 साल राजपूत जी बोल 8 साल तक सुरेंद्र जी बोल 8 साल तक प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम बहस दिखाया। कोई प्रतिदिन नहीं दिखाया गया था। मैंने पिछले 1.5 साल दूसरे दिन कर रहे हैं। अपना जादू जब जनता पे नहीं चलता है तो किसी न किसी पर तो ठीकरा फोड़ना ही रहता है। प्रवचन न दे, बोलिए। जो स्वयं देश को हिंदू मुस्लिम बहस दिखा करके बताइए सुरेंद्र कम से कम वो लोग प्रवचन न दें। मैं आपको बताऊं कि जो आपने अभी कहा ना रामचरितमानस पे, इसी वजह से हमने कहा था कि दामन पे कोई छींटा ना, खंजर पे कोई दाग। अच्छा, वो नहीं उठाना, उस पे चुप रहना है। तो उस पे नहीं, हम बहुत चुप रहना है, इस पे चुप इसलिए, उस पे चुप इसलिए रहना है कि सामाजिक विमर्श के मुद्दे और धार्मिक विमर्श के मुद्दे सामाजिक नेताओं के लिए और धर्म के नेताओं के लिए छोड़ देने चाहिए। अच्छा, तो स्वामी प्रसाद मौर्य कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? वो स्वामी प्रसाद जी से पूछिए। अच्छा, समाजवादी पार्टी से नहीं पूछे? वो स्वामी प्रसाद जी से पूछे, ये मेरा विषय नहीं है, आप उनसे पूछे। मैं उन्हीं से पूछा, बहुत साफ सी बात है। मैं आपको फिर से कहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा सांप्रदायिकता के विरोध में थी, और सांप्रदायिकता बढ़ी या नहीं बढ़ी मेरे ख्याल से यहां पर सब लोग बैठे लोग जानते हैं, और आप भी जानती हैं, अच्छे तरीके से जानती हैं, क्योंकि आप सैकड़ों नहीं हजारों बहस कर चुके हैं इसको मुद्दे को लेकर के। एक बच्चे ने प्रश्न किया था मेरा कि साहब 100 सीटें आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी। तो बेटे एक बात हम बताते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बारिंग यहां जितनी पॉलिटिकल पार्टी बैठी हैं सरतो संघ के हैं, हर आदमी चुनाव जीतने के लिए वो बहुमत के लिए चुनाव लड़ता है, और हम बहुमत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और पोरबंदर से लेकर के अगरतला तक इकलौती पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने हम खड़े हैं, तो हम पूरी तरीके से लड़ेंगे। तीसरी बात, एक बच्चे ने डॉलर की बात करी थी, तो डॉलर 40 रुपए में आएगा ये हमने नहीं कहा था। ये वादा जो था नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया था। अगर उस वादे को नहीं पूछे क्या? 2 करोड़ रोजगारों के लिए नहीं पूछे क्या? महंगाई खत्म करने के लिए 400 रुपए के सिलेंडर पर किस तरीके का वितंडवाद होता था, आज 1200 रुपए का सिलेंडर है, कोई नहीं पूछ रहा। नहीं पूछे क्या? पूछेंगे हम सवाल, क्यों नहीं पूछे? और रिसेशन 2007 और 2008 में मनमोहन सिंह जी के समय में इससे भयानक आया था दुनिया में।